आज हम संविधान के भाग 4 के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। संविधान का भाग 4 है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। अब हम एक एक आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 36 है परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। जब हम आपको मूल संविधान पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में मैंने आपको राज्य की परिभाषा डिटेल से पढ़ाया है। वहां आप जा करके वीडियो में देखेंगे, डिटेल से मैंने पढ़ाया है। यहाँ शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे। राज्य क्या होता है, स्टेट की परिभाषा क्या होती है, स्टेट किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर से एकदम क्रम से अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ सबसे क्या केंद्र होता है। ध्यान से देखिएगा, केंद्र होता है, शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। केंद्र, केंद्र मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक लोकसभा होता है और क्या होता है? राज्यसभा होता है। राज्यसभा होता है। उसके बाद क्या होता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार या सरकार, इसमें भी होता है 2 पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा या संसद कह लीजिए आप, संसद। अब इसमें भी विधान क्या होता है? विधानमंडल और विधानसभा। विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद होता है या संसद की तरह विधानमंडल कह लीजिए, विधान मंडल। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा को संसद कहते हैं, विधानसभा विधान परिषद को विधान मंडल कहते हैं। ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके बाद स्टेट लेवल पर आते हैं। स्टेट में देखते हैं, स्टेट में, स्टेट में अर्थात राज्य में, राज्य में जैसे होता है जिला पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत और क्या होता है? ग्राम पंचायत। जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम भी होता है। नगर निगम, नगर निगम होता है। और आते हैं, देखते हैं, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, स्टेट हो गया। देखते हैं अधिकारी कौन कौन होते हैं, अधिकारी या प्राधिकारी देखते हैं। प्राधिकारी, प्राधिकारी या अधिकारी में क्या होते हैं? जैसे आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, डीएम हो गया, डीएम, एसपी भी हो सकते हैं। इसी कैटेगरी के और जो अधिकारी होते हैं जो आदेश या निर्देश जारी कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट बैंक भी होते हैं। बैंक, प्राइवेट बैंक भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, केनरा इत्यादि जो बैंक हैं वे भी होते हैं, राज्य की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी आते हैं, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी भी आता है। वो संस्थाएं, इसके अलावा वे संस्थाएं जो आदेश या निर्देश जारी कर सकती हैं
सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक कि बहुत डीप नहीं जाएंगे। न्यायालय, न्यायालय भी आता है। न्यायालय कब आता है? न्यायालय, न्यायालय कब आता है? जब वो प्रशासनिक कार्य करता है। आप वीडियो में जाएंगे, डिटेल में देखते हैं, देखेंगे। जब प्रशासनिक कार्य करता है, जब प्रशासनिक कार्य करता है, जब प्रशासनिक कार्य करता है, कार्यकर्ता, मुख्यतः यही राज्य होते हैं। राज्य वही होते हैं जो आदेश निर्देश जारी करते हैं और कानून भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्टार्ट में आपको बता दिया, एक निगाह से आप देख लीजिए, और डिटेल में पढ़ना हो तो आर्टिकल 12 में जाइएगा, मैंने वहां आपको बताया। अब मुख्यतः हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 37 है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। जब आप मूल संविधान खोलेंगे तो मूल संविधान की लाइन यही है। नए बच्चे जो होते हैं उसको समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने मूल संविधान की लाइन को सेम टू सेम लिखा है ताकि उनको पढ़ने में समझने में आसानी हो। नए बच्चे जो आते हैं समझ नहीं पाते। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना सेम टू सेम आर्टिकल 37 में मूल संविधान में है। अब उसके नीचे देखिए अंतर्विष्ट तत्व। अंतर्विष्ट तत्व कौन कौन से हैं? अंतर्विष्ट तत्व मतलब जो इसके अंदर है वो कौन कौन से तत्व हैं? तो मूलतः 3 तत्व हैं। क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व जो होता है क्या होता है? मूलभूत होते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? मूलभूत होते हैं, प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, और नीति निर्माण में राज्य में शामिल हो, और नीति निर्माण में राज्य क्या करेगा? उनको शामिल करेगा। मूलभूत का मतलब आप जानते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई चीज करने के लिए सबसे जो प्रारंभिक वस्तुएं या संसाधन की आवश्यकता होती है वही क्या होता है? मूलभूत होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ेगा? ईंट वगैरह इन सब की व्यवस्था होगी, उसके बाद नींव की खुदाई होगी, तब क्रम आगे चालू होगा, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। तो क्या है? जो भी राज्य क्या करेगा? विकास करना प्रारंभ करेगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो वर्णन किया गया उसी के अनुरूप ही कार्य करेगा। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, संविधान में उनको रखा गया है। जब भी राज्य के पास संसाधन होगा तो क्या करेगा? नीति निर्देशक तत्व का पालन करेगा। तो क्या है? ये मूलभूत है। उसके बाद दूसरा क्या? प्रवर्तनीय नहीं है। क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियम इसमें बनाए गए हैं, जो आर्टिकल दिया गया है, राज्य को क्या किया गया है? राज्य बाध्य नहीं है, आपको करना ही है। अर्थात मूल अधिकार की तरह आप चैलेंज, कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते हैं। आगे पढ़ाऊंगा, कुछ पॉइंट है जो आप कोर्ट में वर्तमान में आप चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन पूरे पॉइंट नहीं है। नीति निर्देशक इसलिए बनाया गया कि जब भी राज्य के पास संसाधन हो, जब भी राज्य के पास पैसा हो, संसाधन हो, तो कैसे विकास करेगा? उसको कहीं जाना नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं है कि अब मेरे पास पैसे हो गए मैं क्या करूं। राज्य के पास जैसे ही संसाधन होगा उसके सामने खाका बन करके रखा है कि आप ये कार्य करिए समाज के लिए। खाका बन करके रखा है कि आपके पास संसाधन हो, आप ये कार्य करिए, और संसाधन होते ही राज्य को वही वही कार्य करना पड़ता है। तो राज्य का कर्तव्य है, राज्य करेगा, प्रवर्तनीय नहीं है, चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि चैलेंज क्यों करेंगे? जब राज्य के पास होगा तभी देगा ना, राज्य के पास है ही नहीं। इससे जब हमारे पास पैसे है ही नहीं तो मैं कहां से खर्च करूंगा? जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करेंगे। तो इसी हिसाब से क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है। नीति निर्माण में राज्य में शामिल करेगा। राज्य जो होगा अपने नीतियों के निर्माण में इनको जरूर शामिल करेगा। यही क्या है? इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना मूल उद्देश्य ये है। अब आर्टिकल 38 देखते हैं। आर्टिकल 38 क्या है? राज्य
लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें दो क्लाज हैं, क्लाज नंबर 1, दो पार्ट हैं, क्लाज है, क्लाज नंबर 2। 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, सामाजिक कल्याण, लोक कल्याण या सामाजिक कल्याण, ध्यान दीजिए, लोक कल्याण के लिए। अब लोक कल्याण देखिए 3 पॉइंट में, मेन पॉइंट में हम देखते हैं सामाजिक एक होता है, एक आर्थिक होता है, एक राजनीतिक होता है। इसी से जुड़ा दूसरा पॉइंट है आय, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा सुविधा और अवसर। ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ा रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे सामाजिक, लोक कल्याण होगा, क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों होगा। अब सामाजिक कल्याण कैसे होता है? सामाजिक कल्याण का मतलब होता है कि समाज में क्या हो, कम से कम मतभेद हो। समाज जो ऊंच नीच का जो गैप होता है कम से कम हो, अधिक गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ जातियों का डिवीजन है, देख लीजिए क्या स्थिति है हम समाज में देख रहे हैं। और आर्थिक, आर्थिक रूप से भी क्या होना चाहिए, बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। उसका भी विभाजन जो हो बहुत उतार चढ़ाव में नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक, राजनीति में भी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अब दूसरे में है आय। आय मतलब आर्थिक से संबंधित है, आर्थिक, आर्थिक स्थिति अर्थात आय। आय जो लोगों की क्या हो, लोगों में ज्यादा असमानता, असमान नहीं होना चाहिए, अर्थात आय जो होना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। राजनीति, राजनीति का मतलब होता है राजनीतिक रूप से सबको अवसर मिलना चाहिए, उनके लिए सुविधा और अवसर की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जात, पर्टिकुलर समाज के हाथ में ही राजनीति करने का अधिकार हो, राजनीतिक पॉइंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से लोगों का कल्याण ही करेगा। उसके लिए जो भी नियम बनाना पड़ेगा वह नियम बनाएगा। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व या राज्य को दिए गए निर्देश, राज्य को दिए गए निर्देश, दिए गए निर्देश संविधान द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश। अब इसमें 6 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 क्लाज हैं। अब हम एक एक का क्रमशः अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 39 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इनके क्रमशः 6 पॉइंट है, एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। पहली पॉइंट है जीविका के साधन। जीविका के साधन, जीविका के साधन या जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन। संविधान ने राज्य को यह निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति को जीविका के साधन उपलब्ध कराएं, अर्थात हर व्यक्ति की किसी न किसी रूप में उसको अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
उसे धन की उपलब्धि के साधन उपलब्ध कराए जाएं। हम इससे पहले जीविकोपार्जन और रोजगार में अंतर समझ लें। रोजगार हम जो कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हैं, और जीविकोपार्जन के साधन। तो रोजगार जो होता है वो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार मिलता है। क्या होता है? व्यक्ति की योग्यता के अनुसार मिलता है। जैसे हमने पीएचडी किया है, पीएचडी होल्डर हैं, तो क्या है, हम बैचलर अर्थात बीए वालों को पढ़ा सकते हैं, बीएससी वालों को पढ़ा जा सकते हैं अगर होल्डर हैं। तो अगर हम बीएड वगैरह किए हैं तो उसके मानक अनुसार प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल तक ही पढ़ा पाएंगे। अर्थात टेट वगैरह जो भी समय समय पर योग्यताएं निर्धारित होती हैं, तो उसकी योग्यता के अनुसार क्या होता है, काम मिलना, रोजगार होता है। तो योग्यता के अनुसार काम मिल गया तो हम रोजगार पा गए। अगर हमारी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिला तो हमने काम नहीं पाया। अब राज्य का दायित्व है कि आप व्यक्ति को अगर रोजगार ना दे पाए, उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम ना दे पाए, तो जीने के लिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीविकोपार्जन, जीविका के साधन अर्थात जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराएं। और हम देखते भी हैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि यूपीएससी और पीएससी, यूपीएससी से के इंटरव्यू से रिटर्न लोग छोटे छोटे रोजगार में लगे रहते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे रोजगार में लगे रहते हैं। तो राज्य का कर्तव्य है, व्यक्ति को अगर योग्यता अनुसार उनके रोजगार न उपलब्ध करा पाए तो जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए, जिसका परिणाम हम देखते हैं शहरों में, गाँवों में छोटे छोटे रेहड़ी या छोटे छोटे दुकानदार कुछ भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ कार्य को करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व या नियंत्रण। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण। जो भौतिक संसाधन जो भौतिक संसाधन है उनका जो नियंत्रण हो, स्वामित्व हो, कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित ना हो, उसका अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाए, फैलाया जाए। कुछ व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगा तो इससे समाज में असमानता हो जाएगी। समाज में क्या होगी, बहुत ही असमानता हो जाएगी। तो जो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण हो, उसका विकेंद्रीकरण हो। ध्यान दीजिए, विकेंद्रीकरण हो, अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण अर्थात अधिक से अधिक लोगों में बांटा जाए, जहाँ भी उसकी आवश्यकता हो, जो भी संसाधन हो, जहाँ ना उपलब्ध हो, जिसके पास ना हो उसे उपलब्ध कराया जाए। अर्थात विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब केंद्रीकरण ना हो, कुछ सीमित लोगों के हाथ में ना हो। अब धन एवं उत्पादन संसाधनों का नियंत्रण, अगला पॉइंट है धन एवं उत्पादन संसाधनों का नियंत्रण। ये भी यही हाल है कि धन और उत्पादन के जो भी संसाधन है उसका विकेंद्रीकरण ना हो, इसका भी विकेंद्रीकरण ना हो, इसका भी विकेंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण ना हो। अर्थात कुछ विकेंद्रीकरण हो या भी क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण ना हो, सॉरी, उसके लिए क्या हो, धन एवं उत्पादन के संसाधनों का भी विकेंद्रीकरण हो। अर्थात यह भी कुछ सीमित लोगों के हाथों में ना हो। तो क्या होगा, समाज में जो होगा असमानता नहीं होगी और लोगों की जरूरतें भी पूरी। ये दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। खा और ग क्या है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, धन एवं उत्पादन के संसाधनों का नियंत्रण। वैसे तो नीति निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं महत्वपूर्ण है, उनको न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और उसके आधार पर हम चुनौती दे सकते हैं।
जैसे भौतिक संसाधन एवं धन उत्पादन हम तक नहीं पहुंच रहा है, कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंच रहा है, तो उसको हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और कोर्ट उस पर गौर भी करेगा। जैसे इन दो मैटर में क्या है कि संविधान का 25वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत 31C जोड़ा गया है। क्या है? 25वां संविधान संशोधन में हुआ है, थोड़ा लिख लीजिए। 25वां संविधान संशोधन हुआ है, संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया है? 31C जोड़ा गया है। सी 31C को ऐड कर दिया गया है। तब 31C वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख लीजिए स्त्री एवं पुरुष या नागरिक, कोई कुछ भी लिखिए, नागरिकों को या स्त्री पुरुष को, स्त्री या पुरुष को, नागरिक में स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे, स्त्री और पुरुष अलग अलग, आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ध्यान से देखिएगा। आज के जब हम बहुत पहले, आज तो काफ़ी सुधार हो चुका है। बहुत पहले क्या होता था, माना जाता था कि स्त्रियां वीक होती थी, कार्य नहीं करती थी। एक ही कार्य को जो स्त्री कर सकते थे उसको पुरुष, जो पुरुष करते थे उसको स्त्री नहीं कर सकती थी, या जो पुरुष करते थे उसी काम को अगर स्त्री से कराया जाता था तो उन्हें कम वेतन दिया जाता था पुरुष की तुलना में। इसीलिए पॉइंट यहाँ दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात जो कार्य पुरुष करते हैं वही कार्य अगर स्त्री करती हैं तो उनको वेतन समान दिया जाए, उनको वेतन समान दिया जाए। जैसा कि आज हम देखते हैं कि जैसे प्राइमरी की टीचर या कुछ भी हुए सरकारी पदों पर अगर एक समान हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनका वेतन का स्केल जो होता है एक ही होता है। इसीलिए पॉइंट जोड़ा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ऐसा ना हो कि उनके साथ भेदभाव किया जाए। अब तो सरकारी सेक्टरों में बराबर हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में भी ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को भी और लड़कों दोनों को भी जो कार्य उनके पैरेलल है, समान है, तो उनको समान वेतन दिया जा रहा है। भेदभाव लगभग खत्म हो रहा है, ग्रामीण अंचलों या कुछ पिछड़े इलाकों में है और लगभग समाप्त हो चुका है। स्वास्थ्य, अगला पॉइंट देखिए, स्वास्थ्य एवं शक्ति, बालकों की सुकुमार अवस्था, आर्थिक आवश्यकता की व्यवस्था। स्वास्थ्य एवं शक्ति, ध्यान दीजिए, स्त्री और पुरुष कार्य तो करें, कोई भी काम करे, काम कई प्रकार का होता है, जोखिम भी होता है, नॉर्मल भी होता है, लेकिन जोखिम जो कार्य होता है स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनके काम में लगा दिया जाए स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य का ध्यान ना रखा जाए, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखा जाए और देखा जाएगा कि अमुक व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए योग्य है या नहीं। जैसे मेरी क्षमता अगर 20 किलो वेट उठाने की है, मुझसे 50 किलो वेट नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि देखने से मेरे स्वास्थ्य से पता ही लगेगा कि मैं 20 किलो वेट उठा सकता हूँ, 50 किलो या 30 किलो वेट नहीं उठा सकता हूँ। तो मुझे क्या किया जाएगा, मेरी शक्ति के अनुसार ही कार्य दिया जाए, उसकी शक्ति के विपरीत कार्य न दिया जाए। इस प्रकार स्त्री और पुरुष को, अर्थात भारत के नागरिकों को क्या किया जाएगा, उसकी स्वास्थ्य एवं शक्ति के अनुसार ही कार्य दिया जाएगा। आर्थिक आवश्यकता की व्यवस्था, ध्यान दीजिए, लोगों के पास आर्थिक आवश्यकता की भी व्यवस्था होती है, मजबूरी होती है कि उनके पास कोई काम नहीं होता है, और ऐसे जोखिम कार्य को करने के लिए चले जाते हैं। आजकल शहरों में भी अब भी है, ग्रामीण अंचलों में अब भी है कि लोग क्या करते हैं, बहुत कम वेतन में, बहुत कम पैसे में जोखिम भरा कार्य करते हैं। लेकिन अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, शिकायत हो रही है और ध्यान दे रही हैं कि उनकी आर्थिक आवश्यकता की व्यवस्था ऐसी न व्यवस्था हो, उनकी व्यवस्था का ऐसा लाभ न उठाया जाए को क्या हो, उनको जोखिम भरा कार्य करना पड़े।
उनको जोखिम भरा कार्य करना पड़े। इसलिए क्या होता है कि उनके पास ऐसी मजबूरी ना उत्पन्न हो कि वे अपने स्वास्थ्य के अनुकूल के विपरीत खतरे का कार्य प्रारंभ कर दें। पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप कहीं भी काम करने जाए, आपके पास पड़ोस गांव देश के लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा यह हमारे मेंशन में है, ठीक है। आपसे अगर कोई कार्य भी कराना चाहे कम वेतन में जोखिम भरा, तो इन सब का उल्लेख करिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रहेगा कि हाँ हमारे संविधान में है, हमने पढ़ा था। भूल भी जाएंगे लेकिन अपने अधिकारों को याद रखेंगे, वो पलट कर देखेंगे तो आप में जागरूकता आ जाएगी। ऐसे ही अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। वास्तव में सत्य है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, बालकों की स्वतंत्रता एवं गरिमामय स्वास्थ्य विकास की अवसर और सुविधा, और बालकों की सुकुमार अवस्था। ध्यान दीजिए। अब हम बालकों पर आते हैं। देखिए बालकों के लिए हमारे नीति निर्देश में क्या गया, बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखा जाए, उनकी बाल्यावस्था सुकुमार अवस्था का ध्यान रखा जाए, और उनकी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाए। ध्यान दीजिए। और गर्म्यामय वातावरण, ऐसा नहीं कि एकदम फुल, जो कि आज हमारे समाज में बच्चों को देखने के लिए मिल रहा है। उनकी सुकुमार अवस्था अर्थात उनकी सुकुमारता का दुरुपयोग ना कराया जाए, उनसे ऐसा कोई कार्य ना कराया जाए जो कि उनकी उम्र के विपरीत हो, स्वास्थ्य के विपरीत हो। इसीलिए घर वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो उनके स्वास्थ्य के अनुसार ही कार्य कराएं। जो भी काम कराएं, मान लीजिए किसी वैसे तो पेरेंट्स कराते नहीं हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई में ही लगाते हैं, लेकिन अगर कराएं भी तो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, उम्र के अनुकूल हो, और उनकी सुकुमार अवस्था का ध्यान रखें, ठीक है। यही नहीं, स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता को बाधित ना किया जाए, गर्म्यामय वातावरण। ऐसा कि हम देखते हैं बालक जब पढ़ना चालू करते हैं लगभग इंटर तक, बीए तक, एकदम ऐसा होते हैं कि एकदम स्वतंत्र होते हैं, ना तो घर का उन पर भार होता है, ना समाज का भार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इतने स्वतंत्र होते हैं। अब उनसे क्या किया जाए, उसको केवल अनुभव ही किया जा सकता है। हम सब लोग उस अवस्था से गुजरे हैं, उसका क्या होते हैं अनुभव हम सबको है कि एकदम आज़ाद होते हैं, कि जैसे दुनिया की एकदम शहंशाह है, जहाँ इच्छा होती है बदमाशी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, अपना आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। वो हमारे स्तर पर लगभग ये क्या है सक्सेस हो गया है। बालकों की सब जो निर्देश है संविधान में, वो सब धरातल पर दिखाई दे रहा है, पूरी तरह सक्सेस है। इस प्रकार हमने क्या किया, आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अर्थात राज्यों को दिए गए निर्देश। 6 पॉइंट में इसका वर्णन किया गया है। जीविका के साधन, राज्य क्या करें, राज्य जीविका के साधन उपलब्ध कराएं। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण जो हो उसका विकेंद्रीकरण हो। धन एवं उत्पादन के संसाधनों का भी विकेंद्रीकरण हो। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों है, ये भी है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस पर चुनौती दी जा चुकी है 1982 में रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, इसको भी चुनौती दी जा चुकी है न्यायालय में। मैं इसको भी चुनौती दे सकता हूँ, ठीक है। और स्वस्थ एवं शक्ति, बालकों की सुकुमार अवस्था, आर्थिक आवश्यकता की व्यवस्था, बालकों को स्वतंत्र एवं गर्म्यामय वातावरण में स्वस्थ विकास की अवसर और सुविधा उपलब्ध कराए जाए। अब एक आर्टिकल 39 क्या है, 39 का भी जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 39 का भी जोड़ा गया, ये क्या है देखिए,
आर्टिकल 39 का है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। ध्यान दीजिए, कितना ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, कोई केस हो जाता है, आपके पास पैसे नहीं है, तो न्याय, निःशुल्क न्याय दिलाना क्या है? राज्य का कर्तव्य है। निःशुल्क न्याय दिलाना राज्य का कर्तव्य है। यह 44वां में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो जाती है, आपके पास कोई पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, तो इसीलिए सरकार आपको क्या करेगी? सरकारी वकील प्रदान करेगी। न्याय और निःशुल्क दोनों सरकार क्या करती है? सरकारी वकील उपलब्ध कराती है, जो कि होते हैं क्या है? सरकारी वकील उपलब्ध कराती है, निःशुल्क होते हैं। सरकारी वकील क्या होते हैं? निःशुल्क। निःशुल्क आपके केस देते हैं, उनको सरकार वेतन देती है, आपकी तरफ से क्या होते हैं? सरकारी वकील लड़ते हैं। अब हम अगले आर्टिकल पढ़ेंगे।